बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 27 अगस्त 2024 ट्यूसडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले बलूचिस्तान अटैक्स है। इसमें संडे वाले दिन होने वाले और संडे नाइट से एक सीरीज चली जो कि अगले 24-36 घंटे तक चली, जिसमें कोई तकरीबन 70 पीपल मारे गए, जिनमें के डिफरेंट टाइप के इंसिडेंट्स हुए। उसमें 23 ऐसे मुसाफिर थे जो मूसा खेल में मारे गए, जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, उनको मारा गया। फिर उसके बाद जो टेररिस्ट थे उन्होंने रेलवे ब्रिज को बोलान में उन्होंने ब्लो अप किया, धमाके से उड़ा दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी लेवीज़ की जो गाड़ियां थीं उसको आग लगा दी मस्तूंग में। और इसी तरह से 11 लोग जो हैं उनको मार दिया गया कलात में, जो कि एफसी कैंप बेला में था, कलात के एरिया में। उसमें 11 लोगों को मार दिया गया। तो इस तरह करके कुछ 70 पीपल जो हैं उनकी डेथ हुई है। और ये जो वायलेंस है, इसकी जिम्मेदारी बीएलए, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उन्होंने क्लेम की है। और ये एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट आउटफिट है। और आईएसपीआर ने ये जोर दिया है इस बात पे कि ये अटैक्स जो हैं ये जब हुए हैं तो उनका जवाब दिया गया है, और 21 टेररिस्ट जो हैं उनको क्लियरेंस ऑपरेशन में मार दिया गया है। और वो जो जिम्मेदारी है कि बीएलए ने मेन शाहराहों का कंट्रोल संभाल लिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे सारे इलाके क्लियर करवा लिए गए हैं, आईएसपीआर ने ये कहा है। और इस क्लियर करवाने के ऑपरेशन के दौरान में 10 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो जहाँ बक हुए हैं। और इसी तरह से इसी तरह से ये जो ब्लोच मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा जो हॉरिफिक अटैक्स हो रहे हैं, ये इंस्टिगेटर्स परपेट्रेटर्स। और वो कहा जा रहा है आईएसपीआर की तरफ से कि इनके जो इंस्टिगेटर्स हैं, मतलब जो उकसाने वाले, जो ये जुर्म करने वाले, जो उनको सहूलत फराहम करने वाले, जो उनकी मदद करने वाले, इन सब को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो ये है जो कि हालात थे। और इसके बाद स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये आइडिया है कि नॉर्मली जब भी ये राइटिंग होती है एडिटोरियल की, तो उसमें पहले सिचुएशन बताई जाती है, बाद में एडिटर का एनालिसिस आता है। अब ये जो बाद में एनालिसिस आ रहा है, इस पे ज़रा हम देखें। एडिटर हमें ये बता रहा है कि बलूचिस्तान में पिछले काफ़ी दहाइयों से ये जो टर्मोइल है वो चला आ रहा है। वैसे तो ये जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से बलूचिस्तान का एरिया कभी भी सही तौर पर सेटल नहीं हुआ। जब 1958 में नवाब ऑफ कल्लात ने दोबारा से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था, मसलन मतलब आपको शायद ये हिस्ट्री का पता है या नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको आप जहन में रखें कि कल्लात की जो स्टेट है उसने पाकिस्तान के साथ अपने इल्हाक का ऐलान किया 1947 में या 48 में, जब पाकिस्तान बना उसके फौरी बाद। उसके बाद कुछ 10 साल के अरसे के बाद तकरीबन 1958 में कल्लात के नवाब ने दोबारा से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से फ़ौज ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए उसको कंट्रोल किया और सारे मामलात को, बलूचिस्तान के सारे मामलात को फ़ौज के हाथ में ले लिया। और तब से बलूचिस्तान के जो स्पेशली मामलात हैं वो सारे वो फ़ौज ही के हाथ में चल रहे हैं, और फ़ौज ही उनको देख रही है, फ़ौज ही उनको कंट्रोल कर रही है। और यही उस बलूचिस्तान के एरिया की जो असल महरूमी है वो यही है। वो कहते हैं कि जी, हमें मतलब एक मिलिट्री स्टेट जो है ना बलूचिस्तान को बनाया हुआ है, एक पुलिस स्टेट बनाया हुआ है, और हमें पॉलिटिकल राइट्स हासिल नहीं हैं। और मिलिट्री जो चाहती है, जैसे चाहती है वो करती है, और हमारा जो है वो हमें आज़ादी नहीं है ना बात करने की,
ना अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की, ना कुछ भी, और जिसको चाहते हैं सियासतदान बना देते हैं, आगे ले आते हैं। ये सब ऐसे ही चल रहा है। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान बनने से चल रहा है, लेकिन पिछली कुछ दहाइयों से ये ज़्यादा हैवी हो गया है, ज़्यादा ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल पड़ी हैं। और स्पेशली पिछले 20 सालों में, जब से नवाब अकबर बुगटी को एक मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर उसको उनको हलाक किया गया, नवाब अकबर बुगटी को परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तब से ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो सेसेशनिस्ट ग्रुप्स हैं, ये जो अलहदगी पसंद लोग हैं, इनकी इस ऑपरेशंस में और इनकी इस चीज़ों में तेज़ी आई है। और बड़ी क्लियर एविडेंस मिलती है कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है या दूसरे नेबरिंग कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में अमन हो। और जब वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, तो वो क्यों नहीं चाहते? वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना चाहते हैं, वो पब्लिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट करते हैं, वो चाइनीज़ इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं, वो अनआर्म्ड पंजाबी वर्कर्स को टारगेट करते हैं, वो उन पॉलिटिशियंस को टारगेट करते हैं कि जो इन मिलिटेंट्स के हाँ में हाँ नहीं मिलाते, और जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। तो ये ये जो ग्रुप्स हैं, इनमें तेज़ी आई है पिछले 20 सालों में, और उसमें इंडिया का वाज़ेह हाथ मौजूद है। लेकिन इसको सही तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सही तौर पर जो टारगेट करके डील करना होता है, वो नहीं किया जा रहा। और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स जो हैं बलोच लोगों को, वो बकौल उनके नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से ये किलिंग्स और इनोसेंट पीपल जो है ना, वो ये सारा कुछ हो रहा है। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये बात देखने की ज़रूरत होती है कि कुछ लोग जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में और जुल्म और तशद्दुद में मुलव्वस होते हैं, ये कुछ लोग होते हैं। ज़्यादा लोग अमन पसंद होते हैं। और बलूचिस्तान में भी ऐसे ही हैवी जो परसेंटेज है, मोर देन 90% पीपल, वो अमन पसंद लोग हैं और अमन ही से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ परसेंटेज है, ये जब अपनी बात करती है और दूसरे अमन पसंद लोगों को भी अपनी बात पे कायल करना शुरू कर देती है, और स्टेट उस पे कोई भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं बना रही होती, तो वो जो अमन पसंद लोग हैं, उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है। और जो इस तरह से अलहदगी पसंद और जुल्म तशद्दुद वाले लोग हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और ये सब एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा होता है, जो कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस को समझना चाहिए। और स्टेट इंस्टीट्यूशंस अगर नहीं समझते इस बात को, तो ये ज़ाहिर है स्टेट की फेलियर ही काउंट होती है। अच्छा, फिर उसके बाद देखा गया जी कि काइनेटिक ऑपरेशंस, मतलब जो बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, वो कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी हैं। यस, ये मिलिट्री ऑपरेशंस बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन से पहले ये देखना चाहिए कि स्टेट के कौन से ऐसे बातें हैं जो पिछले कुछ अरसा में यंग मिडिल क्लास मर्द और औरतें, यहाँ पे मर्द और औरतें अब दोनों शामिल हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में अब बड़े बड़े मुजाहरे औरतें कर रही हैं, जिनके इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस हुई हैं, जिनके प्यारे घरों के बड़े जो हैं वो मर्द, वो उठा लिए गए हैं। तो अ, अब ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है, ये ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इससे पहले वहाँ के लोगों को इकोनॉमिक राइट्स मिलने चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। वहाँ पे लोगों को जो बेसिक पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो फिर जो बाकी रह जाएं, जो उस चीज़ को ना माने, उनके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए। सारे सूबे पे तो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल उस वक्त है जब इस मसले को पॉलिटिकल वे में पहले हल करने की कोशिश की जाएगी। और जो पॉलिटिकल वे में लोग लोग नहीं समझ रहे होंगे बात को, फिर उनको टारगेट किया जाएगा, तब ये सारा मामला अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सकता है। अदरवाइज ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, वो कभी थम जाएंगी, कभी फिर सामने आ जाएंगी। ये कुछ इसके बारे में पूरा हल नहीं निकाला जा सकता। जी।
असॉल्ट का मतलब हमला होता है, जिसमें कि जो जो आप यूज़ कर सकते हैं, हॉरिफिक, खौफनाक, और फिर उसके बाद इंस्टिगेटर, उकसाने वाला, परपेट्रेटर, काम करने वाला, मुजरिम, कोई भी गलत काम करने वाला, और अबैटर जो है उसका साथ देने वाला, उसको मदद फ्राहम करने वाला। और टर्मोइल एक वर्ड है जो पहले भी मैं आपको पॉइंट आउट कर चुका हूँ, मर्सीलेसली, बेरहमी से। ये वर्ड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने राइटिंग्स में। आगे नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिटिकल गेम्स। पॉलिटिकल गेम्स बेसिकली जो इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है, एक एक नया कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाने के लिए। तो पहले तो उन्होंने कोशिश की ना गवर्नमेंट ने, कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी अपने पास रख के 2/3 मेजोरिटी हासिल करके, तो कुछ स्टेट इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं, और वो क्या है, वो सिंपली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के हेड जो हैं वो, और मोस्ट प्रोबेबली जो आर्मी के चीफ हैं वो भी, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उनकी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाया जा सके। एक तो ये कोशिश की गई, लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया कि ये जो 41 MNAs हैं ये बिलोंग करते हैं पीटीआई से, और पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उनको ही उनके हिस्से की रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। तो उसके बाद अब उस पर अमल नहीं किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन उस पर टाल मटोल से काम ले रहा है, और इलेक्शन कमीशन वो नोटिफिकेशन ही जारी नहीं कर रहा कि पॉलिटिकल पार्टी, एक पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उनके 41 जो MNAs हैं वो पीटीआई ही के MNAs हैं। अब टाल मटोल इस तरह की हो रही है कि जी अ, वो उन 41 MNAs को पार्टी से, मतलब जब ये पैकेज लाया जाए, मतलब 2/3 मेजोरिटी तो अब इस वक्त जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या किया जा रहा है कि अब असम्बली के अंदर वो कमी पूरी करने के लिए क्या है कि उन 41 MNAs को अभी तक आज़ाद ही समझा गया है, और पीटीआई को उनके हिस्से की सीट्स भी नहीं दी गई। तो फिर इसका मतलब ये बनता है कि अब उनमें से कुछ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ये लाना चाह रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसी दूसरे तरीके से, उसमें वो 41 MNAs या उनमें से कुछ उनकी हेल्प करें। ठीक है, और एक्स्ट्रा सीट्स जो हैं वो नहीं दी जा रही उनको। तो मतलब इस तरह करके दूसरे तरीके इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है जो पहले से ही, और दूसरी पार्टीज़ के हमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है जो कि पहले तरीके इस्तेमाल होते रहे हैं। अब देखिए कितने के MNAs वो तोड़ने के काबिल होते हैं, अभी तक सूरत हाल क्लियर नहीं है। और जो ये एडिटोरियल में लिखा गया है वो भी ये सीधी बात यही की गई है कि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये क्या किया जा रहा है और गवर्नमेंट क्या करने वाली है। लेकिन जो लगता है वो यही है कि इस तरीके से MNAs को वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी, और उनको कोई धमकियां लगाई जाएंगी, उनको कोई लालच दिया जाएगा, और इस तरीके से ये किया जाएगा। लेकिन एडिटोरियल एडिटर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल गेम्स हो रही हैं, लेकिन किसी को कंट्री का कोई ख्याल नहीं है। आईएमएफ ने बहुत इफ्स एंड बट्स लगा दिए हैं, आईएमएफ की तरफ से पैसा नहीं आ रहा, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है, और मुल्क में बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन किसी को भी इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई इकोनॉमिक रोड मैप नहीं दिया जा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास करने के लिए और इस तरह की पॉलिटिकल गेम्स हैं, अभी वो वहीं से ही नहीं निकले तो और वो क्या काम करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि वो गवर्नमेंट जो पूरे मुल्क की गवर्नमेंट होती है और इसने मुल्क को मसाइल से निकालना होता है, वो अपनी ही मामलात में उलझे हुए हैं पॉलिटिकल गेम्स में। और ये एक बहुत ही सैड सिचुएशन है। असर्टिवनेस का मतलब होता है खुद एतमादी, और उसके बाद ओवरटर्न का मतलब होता है उलट देना, किसी भी चीज़ को टर्न डाउन कर देना। फिर उसके बाद है जी कंसिडरेशन, सोचो विचार, गौर व फिक्र, अंडरलाइन करना, नुमाया करना किसी चीज़ को। यस। आगे थर्ड वाला देखा जाए तो अगली सेक्टेरियनिज्म।
अगली सेक्टेरियनिज्म का मतलब बदसूरत जो सेक्टेरियनिज्म है उसकी बात की गई है। असल में कराची में एक इंसिडेंट हुआ है कि चेहलम वाले दिन जो कि अहले सुन्नत वल जमात एक पार्टी है, मजहबी जमात, उसने एक जुलूस निकाला कराची के गुलबहार एरिया में। अहले सुन्नत वल जमात एक वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। असल में ये सपाए सहाबा का जो एक नया नाम है, पहले सपाए सहाबा थी, उसके पे पाबंदी लगी और ये फिर उसका नया नाम बन गया। तो नेक्टा ने इसको 2012 में इसको एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो करार दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस चेहलम पे संडे वाले दिन उन्होंने एक लोकल इमाम बारगाह के सामने से अपना जुलूस लेके गुजरे हैं ये जमात वाले, और वहाँ पे नारेबाजी की है और कुछ थोड़ी सी गन फायर भी हुई है। और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया जल्दी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सिंध गवर्नमेंट ने एक ममनुआ तंजीम को किस तरह से रैली निकालने की इजाज़त दी, और वो इस काबिल हुए कि वो रैली अपनी गलियों में लेके फिरते रहे और इमाम बारगाह के सामने जाके उन्होंने ये नारेबाजी की। तो ये तो दोबारा उसी फिरका वारियत को हवा देने वाली बात है जो कि फिरका वारियत पहले होती रही है। और अब वो फिरका वारियत अपनी दोबारा फिर सर उठा रही है। और कराची जैसे बड़े एरिया में जिसके बहुत ज़्यादा रेपरकशंस होंगे, जहाँ पे वायलेंस करना आसान है क्योंकि पहले से एक हिस्ट्री रही है, जहाँ पे इकोनॉमी को तबाह करना जो है ना मकसद हो, तो डायरेक्ट कराची को टारगेट किया जाए क्योंकि वो इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का। तो इसलिए इसके बारे में बहुत सोच विचार होनी चाहिए। इसके बारे में अथॉरिटीज़ को जागना चाहिए और होश के नाखुन लेने चाहिए। इसमें सेक्टेरियनिज्म वही फिरका वारियत है। और उसके बाद टॉर्च का मतलब है जला दी गई। और इसके बाद अगर देखें तो हामनी का मतलब होता है यकजहती। और हेट मॉन्गर का मतलब होता है नफरत फैलाने वाला। वो कोई बंदा भी हो सकता है, वो कोई पार्टी ग्रुप भी हो सकता है। कंप्लेसेंसी का मतलब होता है इत्मीनान। और कम्यूनल का मतलब होता है कौमियाना या फिरका वाराना। और वो फसादात के लिए कम्यूनल राइट्स वगैरह इस तरह से ही वर्ड यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।